अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक और फोरम है विलिंग वेज का। आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की शाम हमारी बहुत अच्छी गुजरेगी। आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले और आज का मौजू आपसे इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं बताता चलूं कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियोज़ में कौन कौन तशरीफ़ रखता है। और ये कोई पराए नहीं है, ये अपने ही लोग हैं। और वो सब लोग जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं वो सब लोग हैं आप। और उसकी वजह यह है कि आप स्टूडियो में इसलिए आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडियोज़ में लोग समझ रहे थे कि हम एकदम तैयार हो जाएं, हमें कोई इंट्रोड्यूस कराने वाला है। मगर ज़िंदगी जो है वो तजस्सुस का नाम भी है और ज़िंदगी जो है वो सरप्राइज़ का नाम भी है। कुछ लोगों को सरप्राइज़ बर्थडे पार्टीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ लोगों को जो है सरप्राइजेज़ अच्छे नहीं लगते। अपनी अपनी कैफियत है, अपना अपना जो है सोच का अंदाज़ है। मगर जो बात सच्ची है वो मैं ज़रूर कहूँगा, खुदा लगती बात ज़रूर कहूँगा। और सच्ची बात यह है कि आप लोग जो ही प्रोग्राम से कनेक्ट होते हैं यानी कि फेसबुक पेज पे जब आप आते हैं, और क्योंकि मैं बीच में कनेक्ट कर रहा होता हूँ कई जगहों पे हाज़िरी हो जाती है मेरी, दैट टाइम्स जो है ये समा जो है खूबसूरत हो जाता है। तो ये जो खूबसूरत समा है उसका मैं जिक्र कर रहा था। और वैसे भी पूरे मुल्क में जो है बर्फ़बारी की सी कैफियत है। और मैंने आज देखा कि एक एंकर पर्सन जो है एक टेलीविज़न चैनल के, वो भी बर्फ़ में भीगे हुए हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमने भी ये सोचा कि आपको बर्फ़ से बचा के ऐसी जगह पे लेके जाएं हम जहाँ पे टालियाँ हों, जहाँ पे किक्कर हों, जहाँ पे शीशम हो, जहाँ पे ओक ट्रीज़ हों और एक हसीन हरा भरा माहौल हो। और उसमें आज जो गाना सुनाएंगे उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। मगर पहले ये भी बताता चलूँ कि आप लोग जो ही हम कनेक्ट होते हैं फेसबुक पेज पे, वॉक यू टॉक प्रोग्राम में विलिंग वेज पे फेसबुक पेज पे, तो आप लोग हमारे अपने अपने घरों से एकदम स्टूडियोज़ में आ जाते हैं। और स्टूडियोज़ में आप लोगों की आमद को इंश्योर करने के लिए हम ये करेंगे कि आज टेलीफोन कॉल्स भी आपकी तबादब और बेशुमार लेंगे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मत समझिएगा कि ये जो मेरी स्क्रीन की ये जो साइड है इसमें से जो आग के लपटे आ रहे हैं और मुझे डर भी लग रहा है कि अगर हवा, कुछ तो हवा भी सर्द थी, है ना। अभी इंट्रोडक्शन के बगैर ये कूद पड़ने की आदत जो है इनकी, ये जाती नहीं है। मगर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता और ठीक हो जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आग आ रही है और जिसमें हम आग पे अपने हाथ ताप रहे हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाअल्लाह मुझे भी महफूज अल्लाह रखेगा इस आग से, और अल्लाह ताला हम सबको आग से महफूज रखे। और इसकी जो तपिश है और हिद्दत है और जो इसकी तमाज़त है और जो इसका अच्छापन है उससे हम मुस्तफ़ीद होते रहें। और जो इसकी जो तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह हमें बचा के रखे। और ये मामला जो है न सिर्फ आग तक महदूद है बल्कि पानियों के साथ भी ये मामला है। जितनी भी फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, अगर वो उनकी जो पॉजिटिविटी है वो हमारे साथ रहे तो मामला ठीक रहता है। उसी की अगर नेगेटिविटी हम पर सवार हो जाए तो बहुत ही मामला बिगड़ जाता है। तो प्रोग्राम में आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि 4 चांद लग जाते हैं, रंग भर जाते हैं, खुशबुएं महक जाती हैं और जायके आ जाते हैं। और जो है ये बिल्कुल एक ज़िंदगी जो है खूबसूरत हो जाती है। और ये सब तब मुमकिन होता है जब आप हमारे प्रोग्राम में चले आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चले आइए और प्रोग्राम में साथ में जो लाइव प्रोग्राम है उसमें आप दिल भर कर अपने कमेंट्स कीजिए। और आज के प्रोग्राम में मैं ऐसा भी करने की कोशिश करूंगा कि आपके जो लाइव प्रोग्राम में नीचे कमेंट्स चल रहे होंगे उनको भी प्रोग्राम में शामिल करने की हद्दुल वसा कोशिश मैं करूंगा। तो ये सब प्रोग्राम के अंदर आज होने वाला है। और इसमें जो ख़ास बात है वो हमारे साथ मिस हैं जो कि इस वक्त चने खा रही हैं बड़े ज़ौक़ शौक़ से, और पूछ रही हैं कि चने खाने से मेरी सेहत जो है और जो मेरे ये क्या कहते हैं मसल्स जो हैं ये बनेंगे या नहीं। तो बिल्कुल नादिया शेख हैं, इनके वोकल कॉर्ड्स बहुत ही मजबूत हैं और बहुत ही अच्छा गाती हैं। सुर, ताल, संगीत, इसके ऊपर इनको अबूर हासिल है। तो जो है आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और ये चने खाने की वजह से और ये चने के साथ जो गरगरा करती हैं ये कमाल है। यानी कि बहुत से चने अपने मुंह में डाल लेती हैं और उसके बाद चने जो है उनसे गरारे करती हैं कि चने इनके जो गले के अंदर ऐसे फुदकते रहते हैं और ये नीचे नहीं उनको अलग से उतरने देती और मुंह से बाहर भी नहीं जाने देती। ये जो इनका एक कमाल है, ये कमाल है।
आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और साथ में एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे इंसान। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अच्छे इंसान नहीं है और ये सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल हैं। मैं ज़्यादा सिंपल हूँ। ये बहुत ही सिंपल हैं, यानी कि इतनी सिंपल हैं कि अगर आप प्रोग्राम से बाहर इनको देखें तो आप पहचाने ही ना कि है कुड़ी ओनी सिंपल, एनी कुड़ी सिंपल लाली कुड़ी है। तो ये बहुत ही सिंपल है ये। और जो ये प्रोग्राम के अंदर सिंपल है और बाहर सिंपल है और अंदर और बाहर से सिंपल है, ये जो है ये हमारे असद असगर साहब, आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और असद असगर साहब ने और मैंने आज जो है जो मैचिंग की है वो भी आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त की है। तो कीबोर्ड पे असद असगर साहब और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना जो है वो मुंतखब किया है आप लोगों को सुनाने के लिए। मिस ये ज़रा चना दिखाइएगा, एक चना दीजिएगा मेरे हाथ में, दे वन ओनली। ये देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर थी, अब नज़र नहीं आ रही हैं आजकल, अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी और लंबी उम्र दे। तो उनका नाम था हुमैरा चना, और उनका नाम हुमैरा चना इसलिए था क्योंकि वो चने बहुत खाती थी। और एक आदमी थे, सिंध से उनका ताल्लुक़ था, बड़े दराज कामत आदमी थे। मैंने ख़ुद अपनी गुनाहगार आंखों से उनको देखा है। हमारे घर आए एक दफ़ा, तशरीफ़ लाए, और उनका नाम था, दुनिया भर में वो बहुत लंबे थे, टॉल थे, उनका नाम था आलम चना। अच्छा, वो भी बड़े चने खाते थे। यानी कि एक दफ़ा उनका मुकाबला हो गया जिराफ से। जिराफ होता है ये जर्राफा, तो चना यूँ फेंकते थे तो दोनों ट्राई मारते थे, तो जिराफ बेचारा भूखा घर चला गया क्योंकि सारे चने वो आलम चना साहब खा गए। एक दफ़ा हमारे घर तशरीफ़ लाए, तो जिस कार में वो तशरीफ़ लाए उस कार के उन्होंने टायरों में हवा 40-40 रखवाई थी, क्योंकि आम जब वो गाड़ी में बैठते थे, कोई आम सी गाड़ी में, तो गाड़ी के फ्लैट हो जाते थे, बिल्कुल व्हील फ्लैट हो जाते थे, क्योंकि जब कोई दराज कामत होता है, 8 फुट 3 इंच उनका कद था, तो साथ में उनका वज़न भी, हड्डियों का वज़न भी होता है, तो हड्डियाँ खोखली थोड़ी होती हैं। तो एक तो ये था। दूसरा, उनके लिए जो गाड़ी थी ख़ास तौर पे, तो ही वॉज डैडी लॉन्ग लेग्स, ही वॉज डैडी लॉन्ग लेग्स। उनकी टांगें भी बड़ी लंबी लंबी थी, क्योंकि ख़ुद भी बड़े लंबे चौड़े थे माशाल्लाह। हलीम, क्या उसको कहते हैं, हलीम जशीम, कुछ ऐसा लफ्ज़ होता है। तो जहाँ पे अमूमी तौर पे लोग पिछली सीट पे बैठते हैं, वहाँ पे उनकी वो सीट ड्राइवर सीट बैठी थी, तो वहाँ पे बैठ के, पिछली सीट पे बैठ के उनकी टांगें वहाँ पहुँच रही थी और हाथ वहाँ पे पहुँच रहे थे। Really? हाँ, रियली बात है। अच्छा, वो हमें विज़िट करने हमारे घर में नहीं आए थे, बल्कि कराची की बात मैं कर रहा हूँ, धोरा जी की बात कर रहा हूँ। तो वो आए थे विज़िट करने, हमारे जो ऊपर रहते थे ना फर्स्ट फ्लोर पे, तो लोगों ने कहा कि भाई आप सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर चले जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा सर टकराएगा, तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे टांग उठाई और फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। तो ये मैं आलम चना की आपको बातें बता रहा हूँ। एक दफ़ा आलम चना साहब क्या हुआ कि किसी हस्पताल में गए, और जो ये नौज़ायदा बच्चों का वार्ड होता है, मटर्निटी वार्ड होता है, जहाँ पे बच्चों की पैदाइश होती है, वहाँ पे चले गए। तो नर्स जो है वो जब एक बच्चे की पैदाइश हुई और बाहर आई, तो उसने देखा कि एक पंगूड़ा पहले ही पड़ा हुआ है, तो उसने बच्चे को उसमें डाल दिया। बाद में पता चला जब आलम चना साहब अपने जूते पहनने आए, तो उनका जूता था जिसमें वो नर्स उसको बच्चे को रख के चली गई थी। तो वो माशाल्लाह इतने लहीम शहीम थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने सोचा, ये उस ज़माने की बात है, उन्होंने सोचा कि मैं दुबई चला जाऊँ। तो उन्होंने ना कोई एरोप्लेन का टिकट जमा कराया, ना कोई और कुछ किया। वो बहीरा अरब में शड़प 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 करते उधर से निकले, दूसरी तरफ से जो है वो कौन सी है बीच जो है जहाँ पे कॉर्निश है भाई, वो जहाँ पे ये हाँ पता नहीं अक्सा है कि कौन सी है, मगर जो दुबई की बीच है ना, उस पे वो शड़प शड़प करते निकले। तो उन्होंने कहा हाजामिन जिन जिन आ गया, वो बला आ गई, कोई भाग गए वहाँ पे जितने अरब थे और जितने लोग थे। उन्होंने कहा भाई तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से सही, मैं तो वरी आया हूँ, सिंध से आया हूँ, आपके उधर से कराची से मैं चला था, तो इधर से मैं चलता चलता बहीरा अरब से ये गोडे गोडे पानी था, तो मैं इधर आ गया। गोडे गोडे अजीब, क्योंकि माशाल्लाह इतने टॉल थे। तो ये फिर वो कहीं ऐसा नहीं करते थे सूरज के साथ मछली फ्राई करके ऐसे? नहीं, ये ताकत उनके पास नहीं थी। ये जो है ना, ये ताकत शम्स तबरेज के पास थी, वो जो बुजुर्ग थे। तो ये मिस ने बड़ी प्रैक्टिस की है। ये ऐसे करके चना जो है इसको यूँ करती हैं, ऐसे ऊपर फेंकती हैं यूँ करके। मिस प्लीज़ वो अपना शोबजा दिखा दीजिए। प्लीज़ प्लीज़, ये ऐसी बात नहीं है, ज़रा करके दिखा दें। एक दफ़ा इनके गले में फंस गया, वो डायरेक्ट जो है ना बजाय ज़ुबान पे जाने के सीधा गले में फंस गया। तो इन्होंने थप करके जब खांसी की, तो कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ। तो चलें आज करके दिखाइए।
ये तो कोई बात नहीं है ना, ये तो कोई बात नहीं। ये देखिए ख्वातीन और हज़रात, आप लोगों के लिए हम जो है ये लेके आते हैं। ये चना आप चेक कीजिए, ये चना यूँ करके मैं फेंकूंगा, ये ऊपर जाएगा और फिर मैं इसको जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। वाह क्या जादू है, वाह वाह क्या जादू है। छोटा था मैं तो अपने बच्चों को मैं फास्ट पिला देता था, तो मैंने कहा ना बेटा ये देखो ये एक सिक्का है, मैं ये आपके इस कान में से डाल दूंगा, दूसरे में से निकाल लूँगा। तो ये मैं करता रहा, मगर जब माशाल्लाह 3-4 साल के हो गए तो मैंने कहा बाबा ये कान में से आप नहीं निकालते हो, ये आप इधर से अपने दूसरे हाथ से, हमें बेवकूफ़ हम मज़ीद नहीं बना सकते, और इस सिक्के कानों में अपना निकालो, बल्कि हमें दे दो, जेब से निकाले। हाँ जेब से निकाल के हमें दे दो। तो ख्वातीन और हज़रात ये जो है आप भी करें। ये जो आपकी माइंड, आई और बॉडी की मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वाओ, ये कोई यानी आसान काम नहीं मुश्किल काम है। आई रियली एक्नॉलेज दैट। तालियां हो जाए सर, मैं तो आप सब लोगों के लिए बहुत सी। और ये इन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त सा म्यूज़िक हमारे लिए जो गाना चुना है, इसमें नाज़िया हसन को हम प्रिल्यूड भी पेश कर रहे हैं, उनको खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं, और साथ में हम ये जो म्यूज़िक है ये भी बहुत ही जानदार, बहुत ही मज़ेदार था। ज़रा हो जाए जी, और 1 मिनट ठहर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, सर्दियाँ हैं और सर्दियों में अक्सर लोग जो है ना ऐसे करके ठुरे हुए और बिल्कुल जुड़े हुए बैठे होते हैं, और उनके लिए हिलना जुलना भी बहुत मुश्किल होता है और हिलना डुलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ, और टिप ये है कि जितना आप जुड़ के बैठेंगे, जितना आप हीटर पे चढ़ के बैठेंगे, जितना लिहाफ के अंदर घुस के बैठेंगे, उतना आप मफलूज से होते चले जाएंगे। और आपको लगेगा कि यार बिल्कुल कोई भी है ना, वो चाय की प्याली भी कोई ला के मुझे पकड़ा दे, मुझे उठ के कहीं ना जाना पड़े। मगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे CEO साहब की तरह आप भी 15 से 20 हज़ार स्टेप रोज़ाना करने लगें, तो ये हो सकता है कि आपकी जूती का सोल घिसता घिस जाए और अड्डियाँ जो हैं वो भी फिर घिसने लगें। तो उस तरफ ज़रा ध्यान रखिएगा। मगर यह है कि आपको कुछ भी काम करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उठेंगे और अपना काम अपने हाथ से खुद कर सकेंगे। और इसी तरह से जो म्यूज़िक है वो कई लोग कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा है। मैं ये इसके ऊपर कमेंट इतना गौर से नहीं कर सकता, मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप स्लो डाउन हुए हैं, आपका मूड ज़रा डाउन हुआ है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और आपका हिलने जुलने को मुतहर्रिक नहीं है ज़िंदगी में, आप जो है डाउन फील कर रहे हैं, हाँ अगर बुखार है तो फिर डांस ना कीजिएगा, पहले अपने बुखार से रिकवर हो जाएं, वरना आप डांस कर सकते हैं और डांस से आपके जिस्म में एक हरारत आएगी, एक जज्बा आएगा और आप जो है फिर मुतहर्रिक हो जाएंगे। तो ये जनाब थोड़ा सा हो जाए तो एवरीबडी जहाँ भी है आप गेट अप, उठिए और ज़रा शुरू हो जाए। कम ऑन। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਚਲਾ ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबका भी बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम में हिस्सा लेने का बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आपने साथ में ये जो बीट है उस पर थरकते भी रहे होंगे, फड़कते भी रहे होंगे और डांस भी करते रहे होंगे। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक से पलट के आऊँगा तो अपने सांस को दुरुस्त कर लूँगा ताकि आपसे बातचीत का सिलसिला जारी और सारी रह सके। बेचैनी इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे।
और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। आ जाइए जनाब। तो यार ये थोड़ी आग बड़ी तेज़ है, मुझे थोड़ी सी ना ये मुझे लगता है कि हमने इसको बॉनफायर को कुछ ज़्यादा ही तेज़ कर दिया, और बहरहाल ये ज़रा प्रोड्यूसर साहब जाने, और ये जाने कि जंगल वाले कहीं महकमा जंगलात जो है वो आके हमें इस बात पे बाज़ पुरस ना करें कि आपने लकड़ियाँ जो हैं वो जलाई हैं और बॉनफायर किया है, तो ये पांबड़ सीने के अंदर जो उनको लगती है वो समझते हैं कि कितनी तेज़ आग जलती है, ये समझते हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था जब मिस जो हैं वो भी मुझे कह रही थी कि मिस मुझे भी डांस करने का मौका देंगे। मिस ने मुझे 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा देखिए हर जगह की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कुछ लोग चीज़ों के तरीक़ा कार वज़ा करते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में मसला तब तक नहीं आएगा, अब आप इसकी ज़रा लंबी बात है और ये कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और मैं बड़ी हिम्मत से कह रहा हूँ ये बात, इसलिए इसके ऊपर आपने कदगन और बहुत ज़्यादा नोक झोंक और बहुत ज़्यादा जो है तीर वीर नहीं चलाने, हाँ तीर कशी नहीं करनी, खुद भी नहीं करनी, खुद भी नहीं करनी। और अच्छा देखिए, जब तक वो एक बांका सजीला नौजवान अकेला डांस कर रहा हो, ओहो, तो उसके ऊपर जो है, कामरान साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, जब कोई बांका सजीला नौजवान जो है ना वो अकेला डांस कर रहा हो, तो उसके ऊपर कोई किसी फ़िक़ह का मौलवी साहब जो हैं वो कोई उसके ऊपर फतवा नहीं लगाएंगे, नथिंग, नो प्रॉब्लम। अब वो डांस कर रहा है, वो कहते हैं ठीक है डांस कर रहा है तो करता रहे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर साथ में कोई नामहरम खातून जो है वो भी डांस करे, लो जी रौला पे जाना। और ये फतवा आपके घर से लगना था? ये नहीं, घर की तरफ तो मैं बाद में जाऊंगा, अभी घर की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। ओके। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं मुआशरे में डबल स्टैंडर्ड, ये देखिए इन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स का, मगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इट इज़ अ हॉट टॉपिक, इट इज़ अ वेरी हॉट एंड कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बट स्टिल अगर कोई चीज़ जो है वो ख़तरनाक है थोड़ी सी, मगर
आग जो है हमने जलाई है ना, तो निम्मा निम्मा सेक आ रहा है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा सेक आ रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम आग जलाई ना। क्यों जी कामरान साहब और मलिक अरसलान साहब, ये ज़रा मेरी आप गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इकट्ठा करूँ अपने साथ तो मुश्किल बात है ये। तो यहाँ पे अगर एक बांका सजीला नौजवान या किसी उम्र का, मेरी उम्र का जो एक आदमी है, वो भी अगर डांस कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है कोई, मुझे उम्मीद है कि किसी भी फ़िका, किसी भी तरफ से जो है वो मेरे ऊपर तीर नहीं आएंगे। है तो डांस ही नहीं, मगर डांस तो देखिए, मैं आपको बताने लगा ना, सुन तो लीजिए मेरी बात। अच्छा, अब अगर कोई खातून, उसके साथ नामहरम खातून जो है वो भी डांस करना शुरू कर दें, लो जी, इसके ऊपर बड़े मुसीबत आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। कहेंगे हो हाय साढ़े नाल तो कीता नहीं, इन्हां दे नाल क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब ये बिग प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके ऊपर मजहबी फतवे लग सकते हैं, प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर जो है वही खातून एक ऑल खातून पार्टी में, वहाँ सारी खवातीन हैं और वहाँ पे कोई फिल्म बंदी नहीं हो रही, उसको रक्स को फिल्माया नहीं जा रहा, दे मे डू इट, व्हाई नॉट, करें, टिका के करें। सारी लड़कियां हैं, बालियां हैं, हर जोलियां हैं, हर उम्र की लड़कियां हैं, कोई उसकी तस्वीरें नहीं बना रहे, कोई उसको बाहर नहीं, तो दे हैव एवरी राइट टू एंजॉय। और अगर वो अपने घर के अंदर हैं, अपने महरमों के साथ हैं, अपनी चार दीवारी के अंदर हैं, दे वांट टू डू इट फॉर फिटनेस सेक, फॉर एक्सप्रेसिंग देयर जॉय, तो करें, कोई मसला नहीं है। करती हूँ मैं। अब बहुत अच्छी बात है, दे डू इट। अच्छा, तो आपने देखा कि हर चीज़ की कुछ एक हदूद और कयूद है। मिसाल के तौर पे लड़कियां जो हैं वो स्विमिंग करें या ना करें, अगर वो ऐसी जगह पे स्विमिंग कर रही हैं जहां पे कोई बेपर्दगी नहीं होती, तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, दे शुड डू इट। और अगर जो है यहाँ पे कोई बेपर्दगी होती है, तो वहाँ पे फिर मसला है। तो यू हैव टू सेट लिमिट्स इन एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ। कामरान साहब, आपकी तरफ से तो कोई सख्ती नहीं है, जो बातें मैंने की हैं उन पे आपको तो एतराज़ नहीं है, अगर है तो बता दीजिए। तो ये वजह है मिस, जब मैं आपसे जो है ना माजरत कर लेता हूँ कि आप बैठी रहें। मुझे पता है आपका दिल जो है बलियों उछलता है और आप भी जो है फ़ौरन जो है ना टिक 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 करने का दिल करता है आपका, मगर मैं आपको सर मैंने मुहावरतन ही कहा था, असल तो नहीं था ना, दिल कर रहा था आपका। यस, असल में नहीं कर रहा था, सिर्फ जो है ना इनकी हार्ट रेट तेज़ हो गया था, थरक में रहा था, हार्ट रेट तेज़ हो गया था। अच्छा, अब बात आ गई घर की। घर से जो है वो अगर कोई एतराज़ आता है किसी के भी घर से, तो उसकी वजह ये होती है कि वो कहते हैं कि भाई साढ़े नाल क्यों नहीं, ओहो, ये वजह हो सकती है। और अगर चाहे आपकी अपनी फैमिली भी है, मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने ये शादियाँ देखी होंगी, शादियों के अंदर जो है मखलूत ये डांसेस हो रहे होते हैं, वो कज़न्स होते हैं, कुछ और भी लोग होते हैं, वो फिल्म्स बन जाती हैं एंड देन दे आर स्प्रेड ऑन दी इंटरनेट। लो कर लो गल, तो मसला हो गया ना भाईजान। तो इसके ऊपर मैंने ये एक अलग सी बात कर ली, मतलब ये आज मेरा मेन टॉपिक तो नहीं था, लेकिन अच्छी बात की, मगर मैंने अपनी राय का इज़हार किया। कामरान साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? हैं, ओके बात है। मलिक अरसलान साहब, ओके, आपने मेरा अंदर की बात सुन ली कि मैं क्यों अवॉइड करता हूँ, ठीक है ना जी। इर्तिसाम साहब, आप बुलाएंगे अपनी शादी पे, हमें बुलाएंगे, ये अपना कामरान तो खैर नहीं बुलाएंगे, उम्मीद है मुझे कि अब अगर बुलाएंगे, बुलाए बगैर, यानी अव्वल तो बुलाएंगे नहीं, और अगर बुलाएंगे भी तो वो डांस वाली शादी नहीं होगी। तो तो इधर जो है इर्तिसाम, क्योंकि पहली बार है, इन्होंने अभी करनी है, और उधर जो है वो उनकी भी पहली बार है, और मिस जो है वो भी जब शादी करेंगे पहली बार बले, सुनाए जी, सुनाए। दिल गए हार बले। वो एक मिनट ठहरे कामरान साहब, अभी नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं है। लो यार, वो चल भी पड़े। उन्होंने कहा काम बन गया, मस्जिद में जाके मैं जो है ऐलान वगैरह करा दूँ। एक साहब थे ना इसी तरह, वो बड़ी दूसरे शहर में रहते थे, तो वो जब भी आते थे ना, मसलन पिंडी से लाहौर, तो आते ही वो 500 रुपये मस्जिद भेजते थे और कहते थे कि जी ऐलान कर दें।
तो वो ऐलान करते थे कि इर्तिसाम साहब जो है रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने जो है ना 500 रुपये जो है मस्जिद की तरक्की के लिए और इमारत को बनाने में। तो बाद में पता क्या चला कि वो जहाँ पे भी कोई किसी को वो पैगाम नहीं दे सकते थे, उस ज़माने में ना इंटरनेट हुआ करता था, ना उस ज़माने में कोई ये मोबाइल फ़ोन था, तो वो मस्जिद में ऐलान करा देते थे ताकि वहाँ पे उस फलां घर में आवाज़ चली अड़िए नु पता लग जाए कि जी वो आ गए हैं। ओके। हाँ, तो ये तरीका भी उस ज़माने में अच्छा, राइज था। वाह वाह वाह, मतलब कमाल तरीके हैं ना माशाल्लाह लोग। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये असल बात है, इन्नमल अमालु बिन्नियात है, तो असल बात नीयतों की है। अच्छा ख्वातीन और हज़रात, आज के जो प्रोग्राम में आपसे हम ऑन सीरियस नोट, यानी कि 5000 रुपये के नोट पे भी थोड़ी सी जो बात करना चाह रहे हैं वो भी मैं बात कर लूँ। वो ये है कि लाइफ में जिस तरह से गाड़ी आप चलाते हैं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, ये वाली जो बात है, इस तरह से ज़िंदगी में भी जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एक ही गियर में गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं। असद भाई, गाड़ी जो है एक ही गियर में ड्राइव नहीं करते हैं। आपको मैं एक तकाबली जायज़ा देता हूँ, यानी कि आपको मैं एक कंपैरिजन के तौर पे बताता हूँ कि जैसे कोई अगर कोई सो रहा हो तो दैट इज़ लाइक योर कार इज़ इन न्यूट्रल में है गाड़ी, और इंजन जो है वो हौले हौले चल रहा है, स्लो। हाँ, तो दैट इज़ लाइक दी न्यूट्रल गियर। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी का इग्निशन बंद कर दिया तो ये भला क्या होगा? पता नहीं, मैंने ड्राइव नहीं हाँ, डेड। When the car is dead, the human if not working, it's dead. तो ख्वातीन और हज़रात, इस चीज़ का आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के लिए ये इंतहाई अहम है। जिस तरह से कार जो है, अगर कोई शख्स उसका ऑयल चेक ना करे, उसमें पानी चेक ना करे, उसकी ब्रेक ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, ये चीज़ें चेक ना करे, और ख़ास तौर पे गाड़ी जो ही इग्निशन ऑन करे और साथ ही गाड़ी चलाना शुरू कर दे, बहुत से लोग ऐसा करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर गाड़ी का इंजन जो है उसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है और उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, और ऑयल अभी पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं किया होता, और उसके जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर लुब्रिकेशन पूरी तरह नहीं हुई होती और प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले आप जब सोते हैं तो आप वक्त खोते नहीं हैं। वो पहली आपने बात सुनी होगी ना, जो सोता है वो डोंकी है, आपने ऐसा सुना होगा? जी सुना आपने? जी सर। जो सोता है वो डोंकी है। उर्दू में क्या कहते थे? खोता है। यानी कि खोता का मतलब डोंकी नहीं था, डोंकी नहीं था, बल्कि वो था कि वो अपना वक्त खो देता है। तो ऐसा नहीं है, वी मस्ट स्लीप। ये पिछली सदी में दौड़ लगाते लगाते लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो गए, ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए, उनको मुख्तलिफ ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी और किस किस तरह की बीमारियाँ होंगी, दिमागी बीमारी, ज़हनी भी वही होता है। yes. सही कहा आपने। तो अच्छा, जहन और दिमाग का फ़र्क पता है आपको? माइंड और ब्रेन का फ़र्क? हाँ, वो बता दीजिए ज़रा। ख्वातीन और हज़रात, आप लोगों की खिदमत में इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस नादिया शेख, जो आपको बताएंगी जहन और दिमाग का फ़र्क। ब्रेन बेसिकली जैसे हम कोई स्ट्रक्चर को कहते हैं, एक फिज़िकल जिसको हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, खा भी सकते हैं, ये ब्रेन है, जिसकी कोई शक्ल है, फिज़िकल एक अपीयरेंस है। जबकि माइंड जो है वो इंटेंजिबल है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, मगर हम उसके ज़रिए थॉट्स डिफरेंट सोचना, मुख्तलिफ सोचें जिसके ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं, वो माइंड है। जबकि ब्रेन जो है वो एक फिज़िकल स्ट्रक्चर है। ज़बरदस्त, मैं इसके लिए तालियां हो जाए। वाह, जल तरंग से बल बज उठे। अच्छा मिस, मुझे एक काम करके दिखाइए, आपका ब्रेन है? बहुत खाते हैं लोग सर, थोड़ा सा बचा है ना?
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने ब्रेन को टच कीजिए। मेरे ब्रेन टच अभी तो मैं निकाल के बाहर रखूं फिर टच करूं ना, अभी यहाँ से कैसे टच क्योंकि कई चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो है नहीं। मैंने कब कहा नहीं है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आपने कहा था कि हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, हम उसको जो है महसूस कर सकते हैं। मैंने पढ़ा ऐसे है, तो पढ़ा ऐसे है ना, मगर ये अब आपके अंदर, यहाँ पे हड्डियों के अंदर, ये स्कल के अंदर, खोपड़ी है के ना, अंदर है, वो उसको निकालेंगे तो मगर ये जरूरी नहीं है कि हम उसको देखें तो हमें पता चलेगा। ये जो आप सारी हरकत व सकनात कर रही हैं, ये भी ब्रेन, ये उसी के वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं। वो होता यानी कि चीज़ें कई दफ़ा हम पहचानते हैं उनके मुहर्रिकात की वजह से, जो कुछ वो करती हैं चीज़ें वो बज़ाहिर खुद नज़र नहीं आती, मगर उसके पस पर्दा जो चीज़ होती है वो उसके होने का सबूत दिलाती है। तो ये जिस तरह इसने बताया कि बिल्कुल सच्ची बात है, ब्रेन है, मगर ब्रेन को सही इस्तेमाल, ब्रेन और बॉडी को अलग चीज़ें, ब्रेन और बॉडी सर अलग चीज नहीं है ना। देखिए ये बॉडी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पाँव तो हर जगह ब्रेन नहीं, सुन लीजिए ना, ये ब्रेन भी बॉडी का हिस्सा है, ये कोई अलग चीज नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे भी तो एक ब्रेन होता है। ओहो, वो आप उनमें ना जाइए, फिर वो बात जो है ना खिलर जाएगी। ओके, टॉपिक ज़्यादा हाँ, ब्रेन है, ब्रेन के बहुत से हिस्से हैं। ब्रेन जो है एक आपके यहाँ पे, यानी कि जिसको आप सेरिब्रम कहते हैं, फिर सेरिबैलम है, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, वो आप वो बात कर रही हैं, मैं उस बात में नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये ख्वातीन हज़रात कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं तो आप लामुहाला, यानी ये हो नहीं सकता कि आप अपने ब्रेन का ख्याल ना रखें। When you go out and you walk, when you take deep breaths and you oxygenate your system, your brain is automatically receiving its share of blood circulation, glucose, oxygen, and it is being taken care of. उसका खुद ही ख्याल हो जाता है। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, आप अपनी जब नींद पूरी करते हैं, जो मैंने आपको कहा कि ये जो मिसाल हम दें कि जैसे न्यूट्रल गियर में है, यहाँ से बात शुरू हुई थी मिस, यानी कि हम जब न्यूट्रल गियर में अपनी जिस्म को रखते हैं, हम सो रहे होते हैं, तो उसमें हमारे ब्रेन को इतना फ़ायदा मिलता है कि सारा दिन जो उसके अंदर झाड़ झंकार और जो चीज़ें हम उसमें करते हैं वो सब फाइल हो जाती हैं, सब डी क्लटर हो जाती हैं, जब डी फ्रैग हो जाती हैं, उनको बेहतरीन तरीके से ब्रेन फाइल कर देता है। और जो हमारे माजी होता है उसमें जो सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का एक लिंक बनता है, और जब हम रीजुविनेट होकर सुबह की नींद के बाद उठते हैं तो ना सिर्फ हमारा बदन स्वस्थ हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, तवाना हो जाता है, बल्कि हमारा ब्रेन जो है, हमारी मेमोरी और हमारी जो मेंटल सारे फंक्शंस हैं वो एकदम बेहतरीन हो जाते हैं, आला हो जाते हैं। तो ये नींद जो है, इसको कम मत जानिए मेरे दोस्तों, मेरे लोगों। आप अगर बहुत हाई अचीवर बनना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, इसको बालाए ताक मत रखिएगा, इसको पसे पुश्त मत डालिएगा। सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे जागना, जब भी तो हम कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज, वेदर इट इज़ अ मैन और वुमन, इट्स द सेम कॉइन, जस्ट टू साइड्स ऑफ द कॉइन। तो अपना जल्दी सोना उठना शाताब देता है अक्लो दौलत को ताब। जो लोग 10 बजे से 2 बजे तक नींद को पूरा करते हैं, उनकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड से खारिज होता है, जो उनकी बॉडी को एकदम तवाना कर देता है और यंग रखता है, यूथ फुल रखता है। उसके लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो उसको बेहतरीन कर देगा। जो लोग वक्त पे सही सोते नहीं हैं, सही तरह से अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, उनके अंदर एड्रेनलिन ज़रा सी हाई रहती है, उनके अंदर जो है कॉर्टिसोल वगैरह जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं, उनके जो मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, उनकी जो डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की, लिवर सही काम नहीं किया होता, रात भर जो है लिवर को टाइम मिलता है, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है जब हम सोते हैं और ओवर 4-5 आवर्स वो बॉडी के टेम्परेचर कम होते होते लो हो जाता है। इसलिए तो जब आप रात को सोते हैं तो गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो आपको उस वक्त कुछ जो है चादर वादर ओढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, मगर रात के 2-3 बजे आप चादर ऊपर खींच लेते हैं, क्योंकि कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो फॉल कर जाता है। तो नींद
मेरे दोस्तों बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये ऐसे है जिस तरह हम कार को न्यूट्रल में रेव अप कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, और फिर जब वो कार जो है हम फर्स्ट गियर में डालते हैं, तो फर्स्ट गियर आप यूँ समझ लीजिए कि आपका वो गियर है जिसमें आप अपना ख्याल करते हैं। जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता जागने के बाद दांत ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, लोग आपको दोबारा पहचानने लगते हैं, वरना कहते हैं भाई ये घर में कौन आ गया। तो आप अपने बाल संवार के मतलब इंसानी शक्ल में वापस आ जाते हैं और ऐसा होता है। और वो मतलब कई दफ़ा तो ये होता है कि लोग जब सुबह उठते हैं और दांत उन्होंने साफ़ नहीं किए होते, तो अक्सर उनके घर के लोग जो है एनेस्थीसिया से फौत हो जाते हैं। वो देख के कहते हैं ऐसे करते हैं, तो वो वहीं गिर जाते हैं। तो अपने दांत वांत साफ़ करके आप बड़े अच्छे तरीके से फिर आप अपने कपड़े सेलेक्ट करते हैं कि आज मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े जो हैं वो पहन लेते हैं आप। तो ये सारा जो सिलसिला है ये आप करते हैं। फिर उसके बाद आप अपना एक छोटा सा प्लान वज़ा कीजिए। आप सोचिए कि आज मैंने दिन किस तरह से गुजारना है और कौन सी प्रायोरिटाइजेशन करनी है, क्या अहमियत रखती हैं चीज़ें, मैंने किस तरह से अपना पूरा दिन गुजारना है, इस पे आपने गौर करना है। और आपने अपनी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ी सी तरतीब देनी है। ये नहीं है कि आपके जूते कहीं हैं, आपकी जो है ज़िंदगी कहीं है, आपके मामलात जो है इधर उधर तितर बितर बिखरे हुए, ऐसा नहीं, बल्कि आराम तो अपनी शक्ल देखें, ख़ुद देखें अपनी शक्ल को, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। इकबाल का शेर याद करें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे हाँ भाई बता तेरा मेकअप किधर है। सो ये चीज़ें जो है बहुत बहुत ज़रूरी हैं कि आप पहले अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। दिस इज़ लाइक पुटिंग यो इन द फर्स्ट गियर, मी टाइम इसको कहते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट गियर जो है ये नींद के बाद का है। इसी तरह से जब दिन का आप एंड करते हैं तो थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड किया करें। मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम नाश्ता नहीं करते हैं, हम सुबह अपना ख्याल नहीं करते हैं, अपनी वज़ाकता का ख्याल नहीं करते हैं, अपनी जो है क्या उसको कहते हैं अंदरूनी जहन को प्लानिंग नहीं करते हैं, एक स्केड्यूल सेट नहीं करते हैं, एंड वी गो हेडलॉन्ग इनटू द ट्रैफिक। एकदम जो है सेकंड गियर में हम चले जाते हैं या थर्ड गियर या फोर्थ गियर में। तो फिर पता है क्या होता है, ओनली डेड फिश गोज विद द फ्लो। नहीं, वो डेड फिश गोज ठीक है, वेल डन सर। ओनली डेड फिश गोज विद द फ्लो, इन्होंने एक नई कहानी बीच में फिट कर दी है, अच्छी है, गुड है, गुड है। ये मिस ये बात कर रही थी कि जब कोई फ़िश पुट्ठी हो जाती है तो वो फिर तैरते तैरते जाती है, वरना कहती हैं कि जो इंसान है या जो स्ट्रॉन्ग फ़िश होती है जैसे ट्राउट या साल्मन मछली है, आपको पता है वो क्या करती है, वो अगेंस्ट द करंट फ्लो करती है। पानी इस तरफ बह रहा है और वो अगेंस्ट जाती है, तो ये कोई छोटी बात नहीं, मगर फिर थक जाती है बेचारी, इसलिए गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। कितनी देर जब आप अगेंस्ट द करंट फ्लो करते हैं तो हाथ पाँव शल हो जाते हैं। खुदा न खास्ता को डूबने लगे और वो कोशिश करे कि अगेंस्ट द फ्लो जाए, तो वो जो है ना बेचारा सरफेस पर आकर डुबकियाँ खाएगा। तो वो, मगर ये मिसाल आपने किस तरफ मुझे लगा दिया, मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ और ट्रैफिक में अगेंस्ट द फ्लो नहीं जाना। अगर आपने ट्रैफिक जो है वन वे की, आपने खिलाफ वर्जी की, तो आपको टिकट भी मिलेगा और जो है ना लोग उतर के आपको गालियां भी देंगे, और ऐसी ऐसी लौरिये गालियां देते हैं कि आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी। वो जो है मदर और सिस्टर और ये सब जो बातें हैं ये इस तरह से करते हैं कि इंसान कहता है कि यार मैं या तो अपने आप को मार लूँ या उसको मार लूँ। तो ये आपने कभी अगेंस्ट द ट्रैफिक नहीं जाना और ये बात का आपने ख्याल रखना है। ये प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। अगर दूसरों को आप चाहते हैं कि वो आपको उस तरह से डील करें तो डोंट गो इन ट्रैफिक अगेंस्ट द फ्लो। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, फर्स्ट गियर के बाद आप जो है यानी दिस इज़ मी टाइम। You spend time on your mind, how you are going to plan the day, how you're going to spend the time. Then you spend time on yourself, अपनी वज़ाकता पे, अपने नहाने धोने पे, अपने कपड़ों पे, अपने नाश्ते पे जो है, और अपना इंटरनल एक्सटर्नल एजेंडा सेट करें, प्रायोरिटाइज करें और अपने ऊपर टाइम। दिस इज़ द फर्स्ट गियर।
और रात को सोने से पहले भी आप जो है, जिससे डिस्क्लेमर नहीं आता कि बस अब मैं सोने वाला हूँ, अब मैं अपने आप को स्लो डाउन करूँ। हमारे जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, जो सर्केडियन रिदम है, जो डायरनल रिदम है, वो भी इसी तरह से है कि सुबह हम तेज़ होते जाते हैं, ज़रा सा बंदा ऐसे स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद तेज़ 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 और तेज़ और तेज़, मगर एकदम आप तेज़ हो जाएं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाए। और इसी तरह सोते हुए एकदम बंदा ऐसे काम करते करते दुड़ुप गिर गया, ये गलत तरीका है। So you gradually start the day in the first gear and then you lower your gears and then you take your first gear and then you come back home and then you open your porch or your driveway and then you park your car and then you let it, you turn it down. So this is the way to start. In the first gear is me time. The second gear जो है आप जब करते हैं, आप ये सोचिए कि अगर आप किसी मोटरवे पे हैं और वहाँ पे आप फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको टिकट्स प्लीज़ मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा। आपका जो वो है वार्डन, वो आके कहेगा कि भाई बाहर आ जाओ। अच्छा, एक आपने चीज़ नोट की, वार्डन आते हैं और वार्डन आपको कहते हैं कि अपनी गाड़ी से बाहर आने की बजाय लोग ऐसे करके जो है बड़े फने खान बन के बैठे होते हैं, तो वो फिर टिकट उनको 750 रुपये का, अब शायद ज़्यादा हो गया, ज़रूर मिलता है। जब वार्डन आए, आप दरवाज़ा खोलें, बाहर आएँ, उनकी इज़्ज़त करें, वो काबिल इज़्ज़त हैं और उसकी वजह यह है कि आप कोई फने खान नहीं है, वो आप ही की सेफ्टी के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। सो यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू देम। If you want respect to yourself, learn to respect others and give the respect to them as humans, and then their uniform and whatever they are doing for you, they are there for a purpose. अच्छा, आप ये सोचिए कि आप फर्स्ट या सेकेंड गियर में आप जा रहे हैं मोटरवे पे, तो ये भी बड़ा गलत हो जाएगा। हार्ड शोल्डर पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से जो बसें गुजरेंगी वो आपको पूरा हिला देंगी। तो आप ये देख लें कि हर जगह का एक गियर होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर आप घर में 5th गियर में आ जाएं, 5th गियर जो होता है वो होता है 120 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स पे आपका 5th गियर गाड़ी लगाती है और उसके बाद आप उसको क्रूज़ कंट्रोल पर डाल देते हैं। अब आप 5th गियर में घर में आ गए, सपोज एक्सीडेंट हो गया, रब्बा डिजास्टर, यू हैव स्ट्रक डिजास्टर, तो सारे गाड़ी आपकी इधर से दाखिल होगी, दड़ 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 करते, यू विल एंड अप मे बी इन योर किचन, और आपके मुंह के ऊपर और सर के ऊपर सारी दाल जो है उसमें आप होंगे, और अगर बच गए तो 5th गियर इज फॉर मोटरवे, फ्रीवे, नॉट फॉर होम। फॉर होम इट इज द फर्स्ट गियर, and then you get up, you get out of your bed, and then you start interacting with your children, with your wife, with your mother, with your loved ones, and that is the second gear. So you interact with them. कामरान भाई, it is necessary, ज़रूरी है कि हम फिर अपने loved ones जो हैं, जो घर में रहते हैं, उनके साथ सेकंड गियर डालें और उनके साथ इंटरेक्शन करें और प्यार भरा इंटरेक्शन करें और उनकी भी इज्जत करें और उनके साथ भी हम जो 2 बोल प्यार के बोलें, क्योंकि सारा प्यार जो है वो हमने हार्ट्स और थम्स अप और जो है ये सारे हमने वर्चुअल वर्ल्ड के लिए थोड़ी रखे हुए हैं, फेसबुक के लिए थोड़ी रखे हुए हैं, व्हाट्सएप के लिए थोड़ी रखे हुए हैं। थोड़ा सा ये भी अच्छे लोग हैं, उनकी भी शक्ल देखिए, उनको भी अपनी अच्छी शक्ल दिखाइए। बेगम साहिबा जो है उनसे भी कहें कि ज़रा मुंह मत्था करके आपके सामने सुबह आएँ, सो दैट यू नो यू हैव अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे। वो उनको इजीली बहुत लेते हैं, वो इसीलिए फिर बाहर इधर उधर देख रहे होते हैं, खिड़की से बाहर इधर उधर देख रहे होते हैं। भाई जो घर के लोग हैं उनका भी काम है कि वो ज़रा अच्छे तरीके से, बच्चे जो हैं वो बच्चों को सुबह बूट पॉलिश, तेल मालिश करके स्कूल भेजती हैं, तो यही काम कुछ अपने ऊपर भी कर लें। दैट इज़ अ गुड आइडिया। तो आप भी उनकी तारीफ़ कीजिए, ये नहीं है क्या आप सुल्तान रही बन के जो है वो बेचारी फिरदौस जो है इधर उधर गाने गा रही है और आप जो है ना गंडासा पकड़ा हुआ आपने यूँ करके, और कभी आप यूँ कर लें और कभी आप यूँ करें। नो, इफ़ योर मदर इज़ देयर, उनके पाँव दबाएं, उनसे प्यार लें, सर पे प्यार लें, उनको दुआएं लें उनसे। पेरेंट्स आर अ ब्लेसिंग, एंड वालिद साहब जो हैं उनको जाके जो है कुछ सलाम करें, को उनको जो है इधर गाल पे प्यार करें, इधर करें। और फिर यू हैव योर चिल्ड्रन, इफ़ दे आर देयर, हग देम, फील देम व्हाइल यू आर स्टिल अलाइव। जब आप जिंदा हैं तो यू कैन स्टिल फील। मुर्दा जो है उसे ठंडा यख हुआ होता है, तो फिर क्या फ़ायदा, वो बड़े अच्छे होते सन, वो ये यूँ होता था। तो बच्चे हों उनके साथ, बी प्लेजेंट, बी नाइस। दिस इज द सेकेंड गियर, या आपने सेकेंड गियर में करना है घर से निकलने से पहले। और जनाब फिर इस तरह से एक अच्छी फीलिंग के साथ अब आपने
जो है सबर्ब्स में आ जाना है, यानी कि आप घर में से निकले हैं तो आप शहर के अंदर ड्राइव करें थर्ड गियर में। ये जो थर्ड गियर की ड्राइविंग है, ये ड्राइविंग आप यूँ समझ लीजिएगा मार्केट प्लेस में गए हैं, आपने जाके कोई सब्ज़ी वाले से बात की है, आपने कोई फल वाले से बात की है, आपने कोई हल्का फुल्का किसी को फ़ोन किया है कि भाई आज मेरे घर में ये चीज़ पहुंचा जाना, या लाइट जो है वो आ रही है जा रही है, बापडा को फ़ोन किया है भाई कितने देर लोड शेडिंग होगी। यानी कि अपनों से हट के अब आप जब बाहर वालों से आए, कम्युनिटी में निकले हैं, जो है ना हमसायों को हेलो हाई किया है, दिस इज़ थर्ड गियर, interacting with not your core nuclear family but others and they're significant too। तो तीसरे गियर में आप इस तरह आते हैं, अगर आप जो है फर्स्ट गियर में इनके साथ यानी कि धोती लाचा पहना हुआ है, वो हवा चल रही है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, और आप थर्ड गियर में लोगों के सामने चले गए हैं, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। सो डोंट डू दैट। फॉर एवरी प्लेस देयर इज अ प्रॉपर गियर लाइक इन द कार। सबर्ब्स में जो है आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको 30 स्पीड पे 35 पे ड्राइव करना चाहिए, नॉट ऑन ए वेरी हाई स्पीड, बिकॉज उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, एंड यू वांट टू अवॉइड द एक्सीडेंट। ओके, दिस वाज द थर्ड गियर। नाउ यू हैव कम टू योर वर्क प्लेस, maybe you own a business, maybe you have a shop, maybe you are working employee हैं आप, तो फोर्थ गियर जो है उसमें अब आपने अपनी जो जगह है जहाँ पे आप काम करते हैं उसमें आपने दिन भर के काम काज क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से वॉट एवर योर जॉब इज़, सो यू स्टार्ट अप्लाइंग योर सेल्फ। और ज़्यादातर लोग जो हैं ज़िंदगी में अपना वक्त जो है वो फोर्थ गियर में गुजारते हैं, क्योंकि वो either they are earning or they're making business transactions or something like that। तो आप ये देखिए कि हम किस तरह से ग्रेजुअली कहाँ से सोए हुए थे न्यूट्रल गियर में, न्यूट्रल गियर से फर्स्ट गियर, अपने ऊपर आपने टाइम दिया, सेकंड गियर में आए जहाँ पे बच्चे हैं उनके साथ आपने टाइम गुजारा, फिर आप थर्ड गियर में आए जिसमें आपने जो अपनी कम्युनिटी है उसके साथ इंटरेक्ट किया, फिर उसके बाद आप फोर्थ गियर में आए। नाउ यू आर इन योर ऑफिस और इन योर वर्क प्लेस एंड दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग। और जो 80% टाइम आप यहाँ पे गुजारेंगे उससे आपके 20% काम हो सकते हैं। अगर आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे फोकस्ड नहीं हैं, तो आपका 80% वक्त गुजर जाएगा और सिर्फ 20% आपको फ़ायदा मिलेगा। मगर फिर कोई ऐसे काम है जो इस पे सिंगल फोकस आपने रखना है। नाउ दैट इज़ द फिफ्थ गियर, जिसमें कि आपने कोई ख़ास जो आपका मंसूबा है, जो आपका असल काम है, जब आप उसके ऊपर अनडिवाइडेड अटेंशन देंगे तो ये 20% जो है आपके 80% काम करने के लिए ज़बरदस्त साबित होगा। दिस इज़ द फिफ्थ गियर, दैट इज़ द मोटरवे, दैट इज़ द फ्री वे वेयर यू आर गोइंग। तो आप फ्री वे पे जाते हैं, मोटरवे पे जाते हैं, मगर आप गियर्स चेंज करते रहते हैं, आप एक ही गियर में तो नहीं चलते रहते। सो दिस इज़ हाउ वी शुड प्रोसीड ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वीक। कहीं पे फर्स्ट गियर की ज़रूरत है, कहीं पे अहलो याल से मिलने की ज़रूरत है, कहीं पे फैमिली से मिलने की ज़रूरत है, कहीं पे आप जॉब पे गए, कहीं पे आपको फोकस करना है और फिफ्थ गियर लगाना है। सो अगर गड़बड़ कब होती है, हमारे झगड़े कहाँ हो जाते हैं, आप अपने घर की परेशानी जो कि सेकंड गियर में आपने हल करनी थी, वो सेकंड गियर लगा के आप फ्री वे पे आ गए, अपने आप मोटरवे पे आ गए, तो क्या होगा, मसला हो जाएगा, चालान हो जाएगा, आपको टिकट मिल जाएगा। यही सेकंड गियर आप लेके दफ्तर में आ गए, जो कि फोर्थ गियर का काम था। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपसे क्या प्रोडक्टिविटी आपकी होगी। सो वी हैव टू नो कि अपनी ज़िंदगी को आराम आराम से ग्रेजुअली ये हमने शिफ्ट करना है। अच्छा, क्या हुआ, मोटरवे पे जा रहे थे और आपने ध्यान आपका इधर उधर हो गया, या आपका इतना ज़्यादा ध्यान अपने किसी चीज़ पे था, फोकस पे था। फिफ्थ गियर में जब आप बहुत 80-100 की स्पीड पे जा रहे होते हैं तो जो चीज़ें आपके दाएं बाएं दरख्त और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनसे आपकी तवज्जो हट जाती है और आपकी सारी तवज्जो अपनी गाड़ी के ऊपर होती है कि आपका तसादुम ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ दैट यू मिस। सो एट टाइम्स यू हैव टू स्लो डाउन so that you can enjoy the little beautiful things in your life। आपने सिर्फ एक ही तरीके से नहीं चलते रहना। फिफ्थ गियर में आप चल रहे थे, मोटरवे पे कोई एग्जिट था, आपने मिस कर दिया। Now what will you do? You will slow down and you will put a reverse gear। जब हम लोगों को कोई ऐसी बात कह देते हैं, कोई हमारे से अनजाने में ऐसा वाकया हो जाता है, जब हम उनको रौन देते हैं,
जब हम उनको हिट कर देते हैं, हम चाहते नहीं थे मगर हमने गलत गियर में गाड़ी चला रहे थे और हमसे कोई हिट हो जाता है, कोई हमारे से बात ऐसी हो जाती है, तो अब हमारे पास ये मौका होना चाहिए, हमें ये तस्लीम करना चाहिए, हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हाँ यार मोटरवे का जो एग्ज़िट था हमसे मिस हो गया है, नाउ आई हैव टू रिवर्स and I have to take the right exit and I have to go and say tender my apology. Now that is the reverse gear. ये reverse gear का काम है। अगर reverse gear आपको इस्तेमाल ही नहीं करना आता तो आप आगे ही चलते रहेंगे, जाएंगे, वापस मुड़ के कैसे आएंगे, इंतज़ार आपको करना पड़ेगा यू टर्न का, और फिर पूरी कौम जो है वो कहेगी कि यू टर्न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कहीं पे रिवर्स गियर भी लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो सिमली मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मैंने इसलिए शेयर की है कि ये जो ज़िंदगी है ये ट्रैफिक की मानंद है। इस ट्रैफिक के अंदर कई दफ़ा आप जो है किसी लेन में फंस जाते हैं और लेन और लाइन की अगर आप पाबंदी नहीं करते हैं तो भी बड़ा मसला हो जाता है, और आपको लगता है कि जो साथ वाला है ये मुझसे बड़ी तू जल्दी आगे ज़िंदगी में गुजर रहा है। भैया आप ये जिस मर्जी ड्राइवर से पूछ लें कि ये जो साथ वाली लेन चल रही है तेज़ तेज़ और आप उसमें चेंज करके घुस आके दूसरों के हॉर्न सुन के, गालियाँ सुन के आप अपना नाक उसमें घुसाड़ के अपनी ट्रैफिक में चले जाते हैं सेकंड लेन में, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा ये जो साइड वाली लेन जिससे मैं आया हूँ ये अब तेज़ चल रही है। सो थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र, ये इंतहाई सब्र एक बहुत बड़ी ताकत है। सो बी पेशेंट and then your lane will also start moving. Life is like a traffic. There are traffic jams, there are deadlines, there are times when you have to really rush, but if you already pre-program your mind that I'm not going to break the red light come what may, चाहे मैं लेट हो रहा हूँ, अगर मुझे लेट भी हो गया तो मैंने ये कवानीन का जो है ख्याल करना है और मैंने रेड लाइट नहीं तोड़नी। आपने देखा है कि कुछ लोग जो है जो ही येलो लाइट होती है तो बजाय स्लो करने के और गाड़ी को तेज़ कर लेते हैं कि मैं जो है इसमें से निकल जाऊं। और ये वही लोग हैं जिनको फिर ट्रैफिक टिकट मिलते हैं, आगे जो वो खड़े होते हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन साहब, उनको कहते हैं आ जाओ मेरे बाल मत तेरा इंतज़ार है, तो उनको साइड पर कर लेते हैं और उनको टिकट मिल जाता है। तो भाई ये जो येलो लाइट है इस पर स्लो डाउन, और ग्रीन लाइट पर आप माशाल्लाह चलते रहें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट योर चांस बट यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। तो ये जो चीज़ें हैं इनका आपने ख्याल रखना है ज़िंदगी में। और बस ये मुझे आपसे कहना था कि ज़िंदगी को भी राइट टाइम पे राइट फ्लो में गुजारें, और ट्रैफिक के जिस तरह से हम कवानीन का ख्याल करते हैं ज़िंदगी में भी उसी तरह से हमें इससे एक सबक सीखना चाहिए। आप देखिए कि जो भी मुआशरे हैं जहाँ पे कानून की बालादस्ती है, जहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन की बालादस्ती है, वहाँ पे वो एक दूसरे को चांस भी देते हैं, एक दूसरे के लिए जो है जगह भी बनाते हैं, और फिर आप उनको कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी अक़वाम है, ये तो बहुत ही जो है मुहज़्ज़ब अक़वाम है। तो ये हमारी ज़िंदगी में भी इसको हम कर सकते हैं और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। ये जो मिलजुल कर एक मुआशरा जन्म लेता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यूनान का मुआशरा जो है वही बड़ा ज़बरदस्त है या अमेरिका का मुआशरा ज़बरदस्त है। हमारे अपने पाकिस्तान में जब हम एक दूसरे का ख़याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे इसलिए ताकि हम दूसरों का ख्याल रख सकें, तो ये मुआशरा भी किसी से भी कमतर नहीं है। हमारे अंदर वो तमाम खूबियाँ हैं, हमारे अंदर वो तमाम रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऐसी ज़मीन है, हमारे अंदर ऐसा सोशल कैपिटल है जो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बट व्हाट वी हैव टू डू इज़ राइट गियर फॉर द राइट टाइम। फर्स्ट गियर जो है वो लेके जब आप दिन का आगाज़ करते हैं वो उस गियर में आप न चले जाएं अपने दफ्तर, और दफ्तर का जो फिफ्थ गियर है वो लेके आप घर न चले आएँ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेके पलट के आएंगे। प्लीज़ आपने जाना नहीं है क्योंकि इसके बाद हम आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त गिफ्ट्स लाने वाले हैं जो आप देखकर पाकर खुश हो जाएंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है, और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं।
सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। ये महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। ये महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं
जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर से आप खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। उम्मीद है कि आपने जो आज बातचीत हुई है ज़िंदगी की, वैसे तो सारे ही महीने, सारे ही साल, सारी सुबह और शामें हसीन होती हैं आप लोगों की तरह। मैं आज हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं, काम करती हैं, तो मैंने उनसे तारीफ़ की। मेरी आदत है लोगों को ग्रीट करता हूँ, और तो कहने लगी कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं मगर मैं उतनी अच्छी नहीं। तो मैंने उनको फ़ौरन मना किया। मैंने कहा अगर ये आपने वो क्या कहते हैं कसरे नफसी के तौर पे कहा है तो चलो इट्स ओके, बट ऑलवेज़ अपने मुतालिक अच्छा गुमान करें। अच्छा गुमान करेंगे और कॉम्प्लीमेंट, और एक प्रोग्राम इस पे रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट जब आपको कोई दे तो कॉम्प्लीमेंट रिसीव कैसे करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट दूसरों को कैसे देना है और ख़ुद जब आपकी कोई तारीफ़ करे तो उसको कैसे लेना है। बस एक बात, छोटी सी टिप याद रखिए कि जब कोई आपको तारीफ़ करता है तो आपने ये नहीं कहना मैं किस काबिल नहीं, ये नहीं कहना। आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कह सकते हैं अल्लाह का शुक्र है, मगर उसको एक्सेप्ट कीजिए। और फिर जिसने आपकी तारीफ़ की है उसकी भी सच्ची तारीफ़ कुछ ना कुछ आप ढूंढ सकते हैं और वापस उसको लौटा सकते हैं। ये तो खैर एक अलग बात होगी। आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हम आपको दावत देते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, कॉल करना शुरू कर दीजिए, हम आपकी कॉल लेंगे। मगर जो आप अपने बाजुओं को समेट के बैठी हैं, आप ज़रा चुस्त हो जाएं, क्योंकि अब आपका आ गया है गाने का टाइम। और प्यार की बातें जो आपने टाली के नीचे, ये जो हमने टालियाँ लगाई हैं, इनके नीचे बैठ के जो आपने जितनी भी नाज़िया हसन को आपने याद करते हुए टाली की बातें करनी है, शीशम की बातें करनी है, वो आप कर लीजिए। और मीनवाइल ख़वातीन हज़रात, आप जितनी भी हमें कॉल्स करना चाहते हैं अभी कीजिए, फ़ौरन कीजिए, कॉल कीजिए। और वो जो गिफ्ट था जो मैंने आपसे कहा था कि आप वापस आएंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट जो है आपको गाने की सूरत में देंगी मिस नादिया शेख और साथ में असद असगर। इनका आप गाना सुनिए और अपना सर बैंग कीजिए, सर धुनिए। हाँ, अभी इसी वक्त, किसी लम्हे की ताख़ीर के बाद। और जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने इस गाने के बाद वापस आना है, प्रोड्यूसर साहब वापस आना है, और फिर हम आपसे फ़ोन पे बातें करेंगे। और आज का प्रोग्राम जो है इस तरह से ये चाकू चौबंद रहते हुए करके इसको हम ख़त्म करेंगे। सो आपने बिल्कुल चाकू चौबंद रहना है। गाना सुनाएंगे आपको मिस नादिया शेख। अपने अपने घरों में इनके लिए छोटी छोटी तालियां नहीं बल्कि बड़ी बड़ी तालियां बजाएं। और साथ में असद असगर साहब के लिए अ बिग हैंड फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन राइट नाउ, ब्रिंग टू यू लाइव फ्रॉम विलिंग वे स्टूडियोज मिस नादिया शेख। ताली दे थल्ले बैके हाँ बैके ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हाँ करिए प्यार दिया गल्ला। ताली दे थल्ले बैके हाँ बैके ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला। हो ताली दे उत्ते
प्यार दियां गल्लां ताली दे थल्ले बैके हाँ बैके ओ महिया वे महिया करिए प्यार दियां गल्लां करिए प्यार दियां गल्लां हो वेरी वेल डन, ज़बरदस्त, मज़ेदार। और मुझे लगा कि आपने नाजिया हसन के गाने के साथ पूरा तहरीक इंसाफ किया है। थैंक यू। कि कोई भी किसी तरह से कमी नहीं आपने छोड़ी। Thank you. वेल डन, ज़बरदस्त। और आपने उनकी रूह को कोई ठेस नहीं पहुंचाई, वो खुश हुई होंगी और मोगैम्बो भी आपसे खुश हुआ बस होगा। कोशिश। तो ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में बस इससे पहले कि आपसे हम इजाज़त चाहें, आपकी फ़ोन कॉल और फिर उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। सो राइट नाउ मैंने आपसे कहा था कि फ़ोन करते रहिए, फ़ोन की घंटी बजनी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी से 20 सेकंड तक अगर फ़ोन ना आया तो मैं आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त ले लूँगा। मगर ये देखिए, ये आ गया जी फ़ोन पे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो प्रोग्राम का जो ही मैंने आगाज़ किया, राशिद भाई आए मेरे पास। और राशिद भाई ने आके कहा कि मुझे अभी अभी बावसूख ज़राए से पता चला है कि फरी फुई की तबीयत जो है वो नासाज है, नसीब दुश्मना। और ये उनको पता नहीं कैसे पता चला। उन्होंने कहा उनको ज़ुकाम भी है और खांसी भी है और फ्लू भी है और वो डाउन एंड आउट है। ये उनको कैसे पता चला? वो जो मेरे वेल विशर्स आपके प्रोग्राम में आए हुए हैं ना, वो सब मुझे गेट वेल सून कह रहे थे। ओह, तो ये बीमार आप कैसे हो गई? हाँ, ये मैं जो हीटर के ऊपर चढ़ के बैठने की मेरी बुरी आदत है ना। ओहो, आप पता है क्या करें, आप यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, ये ज़रा देखें ये मौसम, ये हसीन नज़ारे और ये जो आग है, ये आउटडोर्स में अपना टाइम स्पेंड किया करें। जो हम सर्दियों में इंडोर में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और हीटर के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, और हीटर जो अक्सर गैस वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि उनमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो ना जानते हुए, हमें अंदाज़ा नहीं होता, वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई कर देते हैं और उससे हम प्रोन हो जाते हैं वायरल और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन से। मेरा तो इजाज़त मसला ये हुआ कि ये मुझे ये गैस हीटर से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इलेक्ट्रिक हीटर से। अच्छा, वो उसकी हवा से हुआ होगा। हॉस्पिटल में एक तो सुबह राउंड पे जाने से पहले जब मुझे एचओडी का बुलावा आता है, मैं फौरन अपना ब्लोअर ऑफ करके बाहर भागती हूँ। तो एक तो वो टेम्परेचर वेरिएशन, फिर 3 रूम में मैं हीटर के बिल्कुल ऊपर चढ़ के बैठी होती हूँ। वहाँ से जब निकलती हूँ तो वो फिर एकदम टेम्परेचर वेरिएशन, अंदर बाहर ठंड, तो उसकी वजह से। तो आज फिर मैंने पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके डिटेल में अपना इन्वेस्टिगेट। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल, फौरी और दायमी सेहत दें। और आप जो है क्योंकि बीमार हैं, खांसी है, और आप सूप वगैरह पिएं, खूब रेस्ट करें और हॉस्पिटल ना जाएं। यानी आप जो ड्यूटी देती हैं हॉस्पिटल जाके, वो ड्यूटी पे ना जाएं, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो मरीज़ आते हैं उनसे भी हमें अगर हमारी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत लो तो उनसे भी हमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो आप रेस्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, दो तरफ़ा मोहब्बत का कारोबार हो सकता है बैक्टीरिया के ज़रिए। मैंने तो कल की छुट्टी ले ली हुई है, कल मैं आराम करूंगी घर पे। बिल्कुल, आप सबकी छुट्टी करा दें। तो आपका प्रोग्राम जो है ना, अभी मैंने बेड में देखा है लेट के। आपने लेट के देखा, लेट प्रोग्राम, इसको आप कह सकते हैं लेट प्रोग्राम। नहीं दादी, आज तो टाइम पे शुरू हुआ है। और इसके अलावा आपने जो 5 गेयर्स की बात की है ना, इंतहाई जबरदस्त। मैं लावा तीजा गेर ते घुमन गरारियां, पिछे लाला मूसा ते खारियां, अगे खारियां। ये बात तो मुझे कोई पिछले 22 साल से याद। ये मैं उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ये यूज़ करता था लफ्ज़, मगर अब मैंने कम कर दिया। मगर मैं भूला नहीं हूँ ना, मेरे पास नई नई बातें आ गई हैं। मगर लोग जो हैं हमारे, जो ओल्ड इज़ गोल्ड हैं आप जैसे, वो अभी भी हमारे साथ हैं। और ये गोल्ड हमेशा आपको चिपका रहेगा, ये बात तो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। भाई, ये अभी डॉक्टर शहनाज भी आपका प्रोग्राम देख रही है और ये आपकी 5 गेयर्स वाली बात को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। डॉक्टर शहनाज ने अप्रिशिएट किया है। अल्लाह, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता।
ओ एक मिनट, मैं ज़रा लड़कों को बाहर भेजूँ, पता करूँ कि सूरज जो है मगरिब में गरूब हुआ है कि कहीं मशरिक में तो नहीं गरूब हो गया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अलैक यौम नफरा रुतबालक यख्तूक बिलगाइन। जज़ाकल्लाह। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा फरी। पता है क्या, उधर ज़ुकाम आपको है मगर परेशानी मुझे हो रही है कि कहीं इधर से मेरे से आपको तंदुरुस्ती ना लग जाए। अच्छा मुझे वो गाना सुना दें। मुझे बुखार है 104 है, मुझे बुखार है, वो वाला। इतना रोमांटिक बुखार जी, बाज ना आना, चलो ठीक है। मैं सबको फर्शी सलाम पेश कर, सबको फर्शी सलाम। Jazakallah, thank you so much for taking time out. Everybody that you have called in the show. आई थी, मैं देख रहा था आप बात कर रही थी, I could read the number on my phone. ठीक हो गया। You take care Fari, you take care, get well soon. अल्लाह हाफिज़। लो जी, ये थी हमारे प्रोग्राम में फरीफ हुई, और एक दो कॉल्स हम और ले लेंगे क्योंकि अब जो है नादिया शेख गाना गा चुकी हैं, उनको कोई जल्दी नहीं है जब तक वो गाना नहीं गाती। आप कॉल करते रहें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मीनवाइल यू कैन कॉल अस, और अगर आपकी कॉल आ गई अगले 15 सेकंड के अंदर अंदर तो मैं रिसीव कर लूँगा, वरना फिर मैं आज के प्रोग्राम से जो है इजाज़त ले लूँगा। और ख़वातीन और हज़रात, होता ये है कि बातें मैंने आपसे जितनी करनी होती हैं वो प्रोग्राम के आगाज़ में कर ली होती हैं। अगर मैं वो दोबारा बातें शुरू कर दूंगा तो फिर प्रोग्राम का एक और नया एपिसोड शुरू हो जाएगा, है ना। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, किन से बात करके खुश हो रहा हूँ मैं? जी मैं उमैर नसीर बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। उमैर, बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम। जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी उमैर नफीस। जी उमैर नसीर बात कर रहा हूँ मैं सऊदी अरेबिया से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुतबालक यख्तूक बिलाइन या अखी? Unfortunately, I'm not very good in Arabic, but alhamdulillah. Alhamdulillah, nor I am good in Arabic. If you would have spoken more Arabic, my Arabic finish here. Al-Pakistani, Mamlakatul Pakistani. मैं बिल्कुल मतलब बहुत कम सी अरबी बोल सकता हूँ, जबकि गर्ल्स में रहते हुए मुझे तकरीबन हाथ में लाएं, क्योंकि कोई सेम डायरेक्शन जी सेम हेयर, तो ये बहुत अच्छा अरबी बोल सकता हूँ। सो प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे होते हैं, डायबिटिक इंस्टीट्यूट के भी और बिलिंग प्लेस के भी। थैंक यू। आई बिलीव दिस इज नॉट ओनली बिलीव बट आई एम श्योर ये सदका जारी आप कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह आपको। और मेरी एज 33 है। आपकी एज 33 है? लोगों में शुमार होता हूँ जी 33। Another similarity between us both. सॉरी? हमें एक और कदर मुश्तरक है, जिस तरह आपको अरबिक नहीं आती, मुझे नहीं आती, आपकी एज 33 है और मेरी देखिए कमाल हो गया। यानी कितनी सिमिलैरिटीज हैं हमने, माशाल्लाह। तो मेरी भी 33 है। मैं ऊंची तो नहीं सुनता, मगर मैंने भाई जो अपनी एज आपको बताई है उसमें रातें निकाल के बताई है। जी जी, मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरी एज 33 है और मैं भी उन 10 लोगों में बहुत सारे लोगों में शुमार होता हूँ जो कि अपनी दूसरी बीवी यानी डायबिटिक के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे भी हमारी कदर मुश्तरक नहीं है। यानी ये आप मुझसे आगे निकल गए हैं। छोटी सी उम्र में आपको ज्यादा रोग लग गए हैं, मैंने अभी इतने रोग नहीं पाले हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल रोग नहीं है।
अरे ये तो रोग नहीं है, हमारी जुबान में, विलिंग बेस की जुबान में इसको रोग नहीं कहते हैं, इसको हम रोग कहते हैं। ये दूसरी टीवी है बेसिकली, इसका बिहेवियर बिल्कुल टीवी की तरह है। अगर आप इसको खुश रखेंगे तो ये बहुत गुजारेगी, मुंडिया तो ये बहुत तंग करती है। आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं डायबिटीज। यार आपने मुझे जो है ना सजी दिखा के कभी चेक करा दिए। बिल्कुल नहीं सुन रही, इसलिए मैंने अपनी दूसरी बीवी डायबिटिक का आपसे जिक्र कर दिया। हाय हाय, दिल के अरमा आंसुओं में रह गए, आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगता है। और एक मोटिवेशन के लिए मैं दूसरे सब लोगों को बताऊंगा कि मेरी फैमिली में मैं पहला बंदा था जो मतलब डायबिटिक में आया, और शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चल गया कि मैं डायबिटिक हूँ। तो मेरी अहलिया जो थी वो सऊदी में थी, तो ये आप सोच सकते हैं कि मेरे ससुराल वालों पे और कैसा धमाका हुआ होगा। अच्छा, 2-3 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपसे मेरे दोस्त। एक तो ये जो बात आप कह रहे हैं अलल एलानिया सबसे ओन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ होना कोई क्राइम नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हम डॉक्टर इम्तियाज़ हसन के साथ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान पे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। मैं सबको आपके तवस्सुद से बताना चाहता हूं, जो आप ये शेयरिंग कर रहे हैं, इससे बताना चाहता हूं कि आप डायबिटीज़ के बावजूद बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जो लोग इसको छुपाते हैं उनकी ज़िंदगी ज़रूर ख़राब होती है, क्योंकि जिन चीज़ों को भी हम छुपाने की कोशिश करते हैं, कारपेट के नीचे गंद छुपाने की अगर कोई कोशिश करता है तो बहुत मसला हो जाता है। और डायबिटीज़ तो गंद है भी नहीं, डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, इट्स अ चैलेंज। और जो लोग अपने चैलेंजेस को हेड ऑन प्रॉपर तरीके से फेस करते हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में गुंजाइश रखते हैं कि वो तरक्की कर सकें। जितने भी CEOs होते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी कामयाब लोग होते हैं, वो इसलिए कामयाब नहीं होते कि उनको कोई मुश्किलात नहीं आती, वो इसलिए कामयाब होते हैं कि वो मुश्किलों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। सो इज़ द केस विद ऑल द डायबिटिक्स एंड ऑल दोज पीपल हु हैव डायबिटीज़। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक्चुअली दिस इज द मोटिवेशन। मैं तो ज़्यादा बात करूंगा। ये आपकी जो बेसिकली आपके प्रोग्राम मोटिवेशन, इसमें मैं जो सबसे बात करता हूँ, दूसरे लोगों को भी आपका पेज जरूर रिकमेंड करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑफिस में होता हूँ जब आपका प्रोग्राम आ रहा होता है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ सुनने की। अभी भी मैं ऑफिस में हूँ, बट दिस इज द मोटिवेशन बेसिकली। जब मुझे ये पता चला और मुझे ये इंकशाफ हुआ कि मैं डायबिटिक हूँ 7.8 HbA1c के साथ, तो मतलब यहाँ पे थोड़े से मतलब 6% से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे एक मोटिवेशन मिली। मेरे लिपिड्स बहुत हाई थे 31 की एज में, बिकॉज सऊदीया में था, मैं जॉब कर रहा था। एक था आप अपनी जॉब में इतने मगन थे कि आप खुद को निगलेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल कह सकते हैं, मैं खुद को निगलेक्ट कर रहा था। और फिर एक यहाँ पे एजुकेशन डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी हैं, और बड़े खूबसूरत वो डॉक्टर थे, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि विदाउट मेडिसिन, एक साइड में मेरी बहुत सारी मेडिसिन थी, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स मेडिसिन थी, जिसमें डायबिटीज की थी, जिसमें एक स्टमक की थी, और मैं मेरी पेशियों में दर्द। डॉक्टर ने, मैं एक दफा गया, उन्होंने मुझे मेडिकेशन, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी सीरियस ही नहीं है तो आप मुझे मेडिसिन दे रहे हैं, मैं कैसे खाऊंगा? तो उन्होंने एक साइड पे करके कहा कि यू हैव टू चूज द वे, कि इससे ऊपर मेडिसिन पे जाना है, ये सबको छोड़ना है। तो मैं अपने सब सुनने वालों को, देखने वालों को भी बताऊंगा कि जब मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैंने इन सब मेडिसिन को छोड़ना है, मैंने अपनी लाइफ में चीजें लाई, और आज मैं पिछले 3 साल से मेरा ख्याल मैंने कोई मेडिसिन नहीं होगी सिवाय पैनाडोल के, और वो भी कभी कभी वो भी बहुत कम मैं लेता हूँ। तो मैंने सारे लिक्विड्स मेरे जो है, क्योंकि मैं बिल्कुल ओवरवेट नहीं था, मतलब नॉर्मल वेट में था, टेक्निकल प्रॉब्लम कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने इतना वर्कआउट किया कि मैंने अपना टेंशन रिलीज कम किया, तकलीफ कम किया, जबकि मैं उस वक्त भी ग्रीन जोन में था जी। मैंने कम किया, मेरी HbA1 कम हुई, उसके बाद मेरा ट्राइग्लिसराइड कम हुआ, वहाँ पे भी मैं कोई ओवरवेट नहीं था, मेरा फैमिली एक प्रॉब्लम था। तो ये सारी चीजों को मैंने कंट्रोल किया, और आज मैं जब भी ये भी नहीं थी जो HbA1c 6% आती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने सब लोगों को ये कहूँगा
डायबिटिक हो जाते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें। आप डॉक्टर हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैंने अपनी डाइट को, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने कैसे जिंदगी गुजारनी है, खाने के जब आपको मीठा खाना है तो आपने अपने बच्चों के हाथ से खाना है, बस वही खाना है जो वो आपको खिलाते हैं। तो अभी भी मैं होटलिंग करता हूँ, खाने के लिए जाता हूँ, लेकिन बहुत कंट्रोल करके मैं अपनी बेटी जो 2 साल की है उसके हाथ से खाता हूँ, ताकि उतना ही खा सकूं जो मेरे लिए बेहतर है। नन्हे नन्हे हाथों से। जी, एक और चीज जो मेरे डॉक्टर ने मुझे उस वक्त बताई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा ये चीजें खाने को दिल करता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, एक तरफ अपने बच्चों की तस्वीर, अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स रखें और दूसरी तरफ आप दूसरी चीज अच्छी रखें। इन दोनों में से जो चीज आपको जितनी अच्छी लगती है उसको उठा के आप देख लें कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप उसको ले लिया करें। तो ये मोटिवेशन थी। तो मैं सब लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सबको ये एक बात कहूंगा कि मुझे डायबिटिक नहीं थी, हर वक्त एसिडिटी मुझे रहती थी, खाने पीने की वजह से एक डिसऑर्डर था, मैं वॉक के लिए कभी जाता था कभी नहीं जाता था। मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री को चेंज किया। इवन मैंने अपनी जॉब चेंज कर दी। जॉब चेंज करने के बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ रहा। सबके लिए एक मैसेज है जो यंगस्टर था स्पेशली, क्योंकि जो मेरी एज के लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो परेशान है होते हैं कि एज में, कि उनके वेट ज्यादा है। मैं सबको ये कहूँगा कि आप अपने लिए दिन में आधा घंटा निकालें और आधा घंटा अपने बच्चों के लिए निकालें, आप बच्चों के साथ खेलें। एग्रीड। चेंज आता है क्योंकि जी डॉक्टर साहब आप आगे, मैं तो बहुत लंबा बोलूंगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल हाजिर रह चुका हूँ, तो अगर आप बोले तो ज्यादा बेहतर हो। बहुत मेहरबानी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आके हमारे प्रोग्राम में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो आपकी अपनी आप बीती है, और ये बहुत ही पॉजिटिव आपने बात की, और इससे बहुत सुनने वालों को हिम्मत मिलेगी, इस्तात मिलेगी, और ये इल्म हासिल करेंगे और उसको अमल करेंगे, क्योंकि डॉक्टर के कहने से सिर्फ बात नहीं बनती जब तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करते हैं। सऊदी अरब में हैं आप, अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते रहिए, रोशन करते रहिए, और अल्लाह ताला आपको ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी, समाजी हर किस्म की सेहत से मुज़य्यन रखे, और आप हमारे एम्बेसडर ऑफ गुडविल हैं। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आइंदा भी प्रोग्राम में शिरकत करते रहिएगा, हमारी हिम्मत बंधाते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल जब भी हूँ, जब भी पाकिस्तान आऊँ, आपके पास जरूर चक्कर लगाऊँ। लिटरली सब सुनने वालों के लिए ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक प्रोग्राम है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा आपके पास सिर्फ के पैसे नहीं है, आप मेडिसिन को ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन मोटिवेशन को सुनिए जो डॉक्टर्स आपको यहाँ पे आके देते हैं। सब डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर से मैं यहाँ पे भी मिला हूँ, इवन डॉक्टर्स ने मेरी मिसेस को कुछ क्लासेस दी, मतलब मेरे से पहले मेरी अहलिया को उन्होंने क्लासेस दी कि आपने अपने हस्बैंड को किस तरह से मैनेज करना है खाने के मामले में। ट्रू। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप दोबारा ज़रूर कॉल कीजिएगा। आज हमारी बात जो है उसमें जो तशनगी रह गई वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात में पूरी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच जी। हमारी सऊदी अरब से हमारे बहुत ही करम फरमा जिन्होंने कॉल किया। मैं सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहता हूँ कि अपने जहन का ख्याल रखिए, अपने जिस्म का ख्याल रखिए, अपनी नींद का ख्याल रखिए, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, अपने खाने का ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां आपके घर से दूर चली जाएं, आपके बच्चों से दूर चली जाएं, तो चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। एक प्रोग्राम मैं करूँगा जिसमें शुगर ग्रेन फार्मूला के तहत बात करूँगा, चीनी के दानों की बात करूँगा कि किस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी चाय में 2 चम्मच चीनी डालते हैं और आपको लगता है कि मैं इसके बग़ैर, ये मीठी चाय के बग़ैर ज़िंदगी में मिठास ख़त्म हो जाएगी, तो आप उसमें से, जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बातें, प्यारी बातें की, अपने बच्चों का ज़हन में रखिए कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी कफ़ालत जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके जो ये अज्सा है,
यानी जो आपका लेंस है वो मुतासिर हो जाए, सफ़ेद मोतिया आ जाए। आप नहीं चाहेंगे कि पीछे रेटिना जो है उसके ऊपर ब्लॉट्स आ जाएं, आप नहीं चाहेंगे कि गुर्दे ख़राब हो जाएं, आप नहीं चाहेंगे कि पाँव जो है आपके नम हो जाएं। जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप बचना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाइए। ये जो चीनी का चम्मच है उसमें से 2 ग्रेन्स, 3 ग्रेन्स, 10 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स कम करते करते एक चम्मच से आधे चम्मच से छोड़ के देखिए। हम जैसे लोग भी हैं जो बग़ैर चीनी के चाय पीते हैं और बहुत मज़ा आता है क्योंकि प्योर चाय का मज़ा आता है। और जो चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो रोज़ाना आधा घंटा वॉक करना मुश्किल लगता है तो कम से कम 10 कदम उठाइए, 5 कदम उठाइए, 15 कदम कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें छोड़िए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेके जाइए। बट व्हेन यू आर इंस्पायर्ड एंड यू हैव द विल एंड यू हैव द स्किल, देन यू कैन डू एंड यू कैन टेक द लीप ऑफ फेथ। एक छलांग लगा के भी काम कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ विलिंग वेज। और हम आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहते हैं। नादिया शेख साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तहम्मुल से हमारा गुफ्तगू सुनी, हमने बहुत तहम्मुल से आपको गाना सुना। तो हम दोनों का एक दूसरे को बहुत शुक्रिया। आपका बहुत और असद अस्कर साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि जब आप म्यूज़िक बजाते हैं तो मज़ा आ जाता है। और मैं चाहूँगा कि जो आज के गाने की बीट थी इसको आप हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम पे भी आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा कीजिए इन्हीं सुरों में। डॉक्टर एजाज कुरैशी को और विलिंग वेज की इस टीम को जो आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं और हमें सताइश का, हमें अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का, कमेंट करने का और इसमें शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आपके हम दम कदम से ही हमारे प्रोग्राम्स में जान पड़ती है। टिल नेक्स्ट टाइम, वॉक योर टॉक जो कहें करके दिखाएं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ जी।